नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम अगला नज़रिया में। मैं कुछ चर्चा करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जो मेरे इस प्रोग्राम में बातें होती हैं, जो मैं जिन विषयों पर चर्चा करता हूं, उस पर अपने विचार भी व्यक्त करें। धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम का जो विषय है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां वर्षगांठ। उनके 71वें जन्मदिवस पर जो देश ने रिकॉर्ड कायम किया, एक कमाल किया है कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों का कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन किया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना पर चर्चा। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः उनके जन्मदिवस की बधाई दूंगा और उसके साथ साथ हम अपने देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन के निर्माताओं, उनका धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी बढ़िया कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर देश भर में मोदी जी को, दुनिया भर में मोदी जी को बधाइयों का तांता लगा रहा। विदेशों से बहुत लोगों ने मोदी जी को बधाइयाँ दी, भारत में भी दी, लेकिन भारत में बहुत लोगों ने उनको ट्रोल किया। ट्रोलर्स तो है मोदी जी के खिलाफ बहुत सक्रिय रहते हैं। ट्रोलर्स दोनों तरफ हैं, मोदी के पक्ष में भी बहुत से लोग रहते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, विपक्षियों को ट्रोल करते हैं। लेकिन इस बार भी बहुत ट्रोल किया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो उनके विरोधी हैं या जो ट्रोलर्स हैं, वो शायद मोदी जी की बड़ी शक्ति है। मोदी जी कह भी चुके हैं कि मैं अपने विरोध से ही एक एक सीढ़ी का निर्माण करके आगे बढ़ता हूँ। तो क्योंकि मोदी जी जानते हैं उनका जो विरोध किया जा रहा है, वो विरोध का तरीका मोदी जी को मजबूत ही कर रहा है, कमज़ोर नहीं कर रहा है। क्योंकि अधिकांश बात जो लोग विरोधी करते हैं, वो वही बात करते हैं जो मोदी जी उनसे करवाना चाहते हैं। वो कोई भी मोदी जी के विरोध में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताता है। वो केवल मोदी जी में कमी निकालते हैं, जो बड़े इजीली भारत के पुराने सरकारों पर भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, या भारत की व्यवस्थाओं, मोदी से ज़्यादा वो भारत की व्यवस्थाओं में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ऐसी बातें नहीं करते या ऐसे मुद्दे, ऐसे बिंदुओं पर बात नहीं करते जिस पे उनके विपक्षी जो हैं, भारत में विपक्षी नेता हैं, उनके विचार स्पष्ट हों। तो आप देखिए, पहले वैक्सीनेशन जब का काम शुरू हो रहा था, वैक्सीन, तो लगभग सभी विपक्षियों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस वाले ना विरोध कर रहे थे, ना पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन बाकी छोटी मोटी पार्टियों ने तो उसको, किसी ने मोदी वैक्सीन, किसी ने भाजपा वैक्सीन कह दिया, उसका बड़ा नुकसान हुआ। तो आज वो लोग इस वाली बात के लिए कह रहे हैं कि शुरू में क्यों नहीं टीके लगाए गए। तो भैया उस समय लोग टीके लगवाने के तैयार ही नहीं थे। मुझे खुद मालूम है, मेरे फार्म पे काम करने वाले, मेरे खेत पे काम करने वाले मजदूर तैयार नहीं होते थे। जब मैंने लगवाया तो भी नहीं विश्वास हुआ। जब मैंने दूसरा लगवाया तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि हाँ, इसका कोई असर होता है या इसको लगवाना चाहिए। मुझे याद है, वो तो ये तक कह रहे थे कि उनके किसी जान पहचान वाले ने वैक्सीनेशन करवाया, वो मर गया। मतलब तरह तरह की भ्रांतियां उड़ाई हुई थी। मेरे बहुत करीबी ग्वालियर में ही लोगों ने, जो मैं ग्वालियर रहता हूँ, तो ग्वालियर के ही निवासी लोगों ने पहली डोज भी कुछ दिन पहले लगवाई, जबकि वो हमें बहुत परिचित है। हमें उनसे बार बार कहता रहा जाके वैक्सीनेशन करा लो, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता था। अब जाके वो स्थिति आई है, लोग खुद स्वयं वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो जो मुद्दे जो लोग कहते हैं कि पहले वैक्सीनेशन क्यों नहीं शुरू किया, जल्दी क्यों शुरू नहीं किया, पहले कम क्यों लग रहे थे, या एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, या विदेशों में क्यों, भाई यहाँ वैक्सीन तैयार थी लेकिन लोग लगवाने के तैयार नहीं थे। मुझे ये भी याद है कि कितनी वैक्सीन खराब हुई है कि एक शीशी से, मान लीजिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि 20 वैक्सीन लगती थी, उसमें 5-10 लगी, उसके बाद वो एक बार शीशी खुल गई तो उसने, फिर उसके बाद कोई दूसरा वैक्सीन नहीं लग पाया, वो खराब हो गई। तो ऐसी भी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो समस्याएं थीं या जो कमियां थीं, उसके लिए स्वयं का परीक्षण या स्वयं के ऊपर कमी देखने की जगह नेताओं ने, या नेताओं के जो वो हैं
सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उन्होंने सरकार को दोष दिया, जबकि वो ये नहीं देख रहे थे कि सच्चाई क्या है। मेरा ये मानना है वो देख रहे थे, लेकिन केवल दोष देने के लिए, मोदी को आरोप लगाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जिस तरह से लोग कहते हैं ना अंधभक्त, उसी तरह से एक नई जमात भारत में है जो कि अंध विरोधी है। वो गाहे बेगाहे मोदी विरोध में संलग्न है और ये मोदी को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मैं इस पर विस्तृत चर्चा आगे करूंगा किसी दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी को उनके विपक्षी दल या विपक्षी नेता क्यों कैसे मजबूत कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है, और खासतौर पर मोदी जी के जन्म दिवस पे मैं बोलूंगा, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं को भारत का प्रधान सेवक बोला, तो वो भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा उनका स्वयं का कहना, हम भी ऐसा मानते हैं। तो भारत के लिए जरूरी है कि मोदी जैसा एक मजबूत नेता भारत के लिए हो, जिसने 370 हटाने का जैसा एक महत्वपूर्ण कदम, जो उसके बारे में लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। भाजपा की सरकार पहले 6 वर्ष रह चुकी थी, इसके ऊपर कोई कदम ही नहीं उठाया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत से मुद्दा था कि 370 हटना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं हटा पाई थी, उसको मोदी जी ने किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल्के नहीं लेना चाहिए, और ये भारतीय जनमानस में घुसा हुआ है कि इससे अब पक्षी नेता कुछ भी कहते रहे कि मोदी कमजोर है, मोदी ढीले हैं, मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जनता मानती है कि मोदी जैसा स्ट्रांग नेता भारत में नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी थी स्ट्रांग, सब मानते हैं, लेकिन 370 जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, या विपक्षी नेताओं को दबाने में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उन्होंने इस चीज की ताकत नहीं दिखा पाई कि कोई जो उस धारा 370 जिसको नेहरू जी ने बोला था ये घिसते 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 खत्म हो जाएगी, उस धारा को वो घिसने तो दूर, उसको और मजबूत करने में लगी नहीं। तो कोई ये ऐसी राम मंदिर के मुद्दे पे थोड़ी सी कोशिश शायद राजीव गांधी जी ने की थी, लेकिन वो बैक कर गए, वो भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसको भी नहीं संभाल पाए, कोई पार्टी नहीं संभाल पाई। मोदी जी ने इन मुद्दों पे एक्शन लिया, तो सफलतापूर्वक एक्शन लिया। चलिए, तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी को, उनको जैसे पहले भी अपने कुछ प्रोग्राम्स में बोल चुका हूँ कि उनको इन मुद्दों पे, ऐसे मुद्दों पे आप नहीं हरा सकते। उनको हराने के लिए आपको अपने स्वयं के मुद्दे लाने पड़ेंगे और उस पर मोदी जी से सवाल पूछने पड़ेंगे। आप मोदी जी के कार्य पे, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल करके आप उनको नहीं हरा सकते, आपको अपना कार्य करके दिखाना पड़ेगा। पक्ष की बहुत सी सरकारें विभिन्न प्रदेशों में, लेकिन वो कोई ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा। मुझे याद है कि जब बड़ौदा के बस स्टैंड की फोटो आती है तो लोग बोलते हैं यार ये बड़ौदा की इंडिया में ऐसा बस स्टैंड है। अब या जब अहमदाबाद या गांधीनगर रिवर फ्रंट की वीडियो देखते हैं तो अच्छा ये भारत का है। तब तो मतलब गुजरात मॉडल जो उनका था वो कितना सच झूठ ये सब आप उस पर कमियां निकाल सकते हो, उंगली उठा सकते हो, लेकिन वो उन्होंने उस समय दिखाया, साबित किया। तो ऐसा कुछ क्या विपक्षी नेता नहीं दिखा सकते कि हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हमें भी कार्य करने की क्षमता है, हम भी कुछ दिखा सकते हैं। मोदी के मंत्री करके तो दिखा रहे हैं। आज गडकरी जी को सब लोग बोलते हैं गडकरी इतना अच्छा कर रहा है, गडकरी जी इतना अच्छा कर, अरे गडकरी पहले भी यही थे, लेकिन तब अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे थे। लोग कह रहे हैं गडकरी जी की तारीफ कर रहे हैं लोग, बल्कि इस चीज में विपक्षियों ने मोदी जी और गडकरी के बीच में दूरियां दिखाने की कोशिश भी की है। दूरियां है नहीं तो वो बनाने की कोशिश की है कि इनमें दूरियां। कारण क्या है कि वो उन्हें मोदी विरोध में कुछ भी मिल जाए उसको आगे बढ़ा देते हैं। उन्होंने केजरीवाल को आगे बढ़ाया, नायडू को आगे बढ़ाया, उन्होंने ठाकरे जी को आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी जी को बढ़ा रहे हैं, बीच में नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाया। मतलब यह है कि मोदी विरोध में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस इस चीज में बहुत गलत कर रही है। कांग्रेस को स्वयं को आगे बढ़ाने की जगह दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के पास इतना बढ़िया नेतृत्व तो हो सकता है, स्वयं राहुल गांधी इतना अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सलाहकार शायद सही नहीं है, उनको शायद किसी के उनके सामने सच बोलने की क्षमता नहीं है। पता नहीं किसने उनको उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश जी के संग में मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी, जिसकी वजह से कांग्रेस के बचा खुचा अस्तित्व भी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुका। तो देखिए ना, इसी का परिणाम हुआ कि उनके पास बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो कुछ क्षमता ही नहीं बची है।
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है। ये आपको शायद भी भाजपा ने जो साबित किया वो तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई। कश्मीर में भी जीती थी, उधर लद्दाख की सीट भी जीती थी, और इधर कन्याकुमारी की सीट भी 2014 में जीते थे। उधर इस बार गुजरात की पूरी सीटें जीती हैं। तो सुदूर पूरब में हमारे अरुणाचल की दोनों सीटें जीती। मतलब ये तो ऐसा करिश्मा तो कांग्रेस भी नहीं कर पाती थी। तो इतना बड़ा तो भाजपा की ताकत है, लेकिन उसको विपक्ष की नेता समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस ताकत को कम करने की कोशिश करते हैं, खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। क्या अच्छा नहीं होता है कि कांग्रेस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे स्टेट्स में थोड़ी तो ताकत बढ़ाए। ताकत बढ़ाने की जगह अपने वोट ट्रांसफर कर देती है। उत्तर प्रदेश में अपने वोट कभी मुलायम सिंह जी को, कभी मायावती जी को ट्रांसफर कर देती है। दिल्ली में तो हालत ऐसी कर ली, जो सरकार थी वो अगले चुनाव में 8% वोट पे आ गई। ऐसा क्या है, पूरे वोट केजरीवाल को ट्रांसफर कर दिए। तो उसका नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है और देश को हो रहा है। इतनी मजबूत जो एक जो सरकार है उसके विरोध में इतना कमजोर विपक्ष है कि मजबूत विपक्ष क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा नहीं हो सकता। मजबूत विपक्ष किसी राष्ट्रीय पहचान वाले नेता की हो सकती है। क्या आप मानते हो कि नायडू जी की राष्ट्रीय पहचान बन जाएगी या विजयन जी की राष्ट्रीय पहचान बन जाएगी? ममता बनर्जी एक कश्मीरी नेता है, लेकिन वो पूरे समय बंगाल बंगाल बात करती रहती। बंगाली अस्मिता, बंगाली ये वो खेला होवे, ये सब बातें करती। वो राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते? वो उठा भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे तो उन्होंने तो राष्ट्रीय मुद्दे पे तो बहुत से नेगेटिव बातें की हैं। तो वो काम केवल कांग्रेस कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ये करने को तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी जो स्वयं को जो प्रधान सेवक बोलते हैं, तो वो एक अच्छी सेवा तब कर सकते हैं जब उनके सामने एक मजबूत पक्ष हो। और वो मजबूत पक्ष कैसे होगा, कांग्रेस के रूप में होगा, तो इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, किसी दूसरे अंक में करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दूंगा। देश के स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दूंगा जो उन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया। और उम्मीद करूंगा कि जो विपक्षी नेता हैं वो एक स्वस्थ विपक्ष के रूप में सामने आएंगे, एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आएंगे, केवल एक विरोध करने वाले विपक्ष के रूप में सामने नहीं आएंगे। और इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे देश का भला हो। और यहीं पे मैं आज का अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।